अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीलाग एक स्पेशल वीलाग है और ये हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसम मुनीर, उनकी शख्सियत के हवाले से है। और मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं उनको जानता हूँ इधर उधर से लोगों से सुनकर वो मैं बयान करूँ। और ये मुझे ख्याल इस तरह से आया कि पिछले दिनों हमारे जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सोहेल वड़ैच साहब, उन्होंने इस पर एक कालम लिखा कि वो मुख्तलिफ है, कि जो बातें उन्होंने लोगों से सुनी कि जो आर्मी चीफ़ के करीब हैं उसको उन्होंने एक अपने कालम में एक तहरीरी शक्ल में लेकर आए। और साथ उसमें ये भी जिक्र था कि चूँकि जनरल साहब जो हैं वो इस दफ़ा जो सहाफ़ी बरदरी है उनको इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे जिस तरह पहले जनरल बाजवा कराते होते थे, तो इसलिए उनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात तो हुई नहीं है। तो जो लोगों से जो उनको मिलते हैं उसकी बुनियाद पर उनकी शख्सियत कैसी है उसको सोहेल वड़ैच साहब ने बयान करने की कोशिश की। तो नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप जो है बल्कि सोचें कि आगे बढ़ने से पहले अभी फ़ौरन आप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और टली भी ऑन कर लें, यानी कि जो बेल है नोटिफिकेशन की बेल। और लाइक तो आप मुझे वैसे ही कर रहे हैं, पहले ही बहुत कर रहे हैं, और किया करें, ये अच्छा लगता है, आई फील फ्लैटेड। तो वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ, वो सोहेल वड़ैच साहब के कालम की तरफ। और पहले मैं उस कालम का मैं ज़िक्र करूँगा और फिर उसके बाद मैं आगे जो अपनी जो मैंने जनरल साहब के बारे में सुना और वो मैं आपको बयान करूँगा। मकसद ये है कि ना उनकी कोई खुशामद करना है और ना ही कोई उन पर कोई गैर ज़रूरी तनकीद करना है। मैं एक इस लिहाज से मेरे लिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है ओवरऑल लीडरशिप को स्टडी करना, कि एट लीस्ट वो लोग जिनको जो हमें डील कर रहे हैं और या जिनसे हमारा वास्ता है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ शायद इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अमरीकी जो हैं वो तो हमारा जब भी कोई जनरल नया आता है ना तो उसके साथ वो काफ़ी नशिस्तें करते हैं लंबी लंबी। मुझे याद है कि जब जनरल क्यानी थे तो जो उधर के चेयरमैन थे अमेरिकन फोर्सेस के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आप समझ लें माइक मुलन, तो माइक मुलन जो है वो क्यानी साहब से लंबी लंबी एक नशिस्तें करते थे। और वही नशिस्तें जो हैं जब वो जाके किसी ना किसी तरह को मीडिया के साथ शेयर करते थे तो मैं बड़ा इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ रहा होता था जी कि जनरल क्यानी इस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, फ़लाँ इस पर्सनैलिटी का मालिक है। हमारे इधर लोकल लेवल पर इस पर लिखा भी नहीं जाता, तो मेरा तो एक इसमें इंटरेस्ट भी है। बल्कि मुझे याद है कि जब जनरल रहील शरीफ जो हैं वो आर्मी चीफ़ बने तो कुछ अर्सा गुजर गया था, तो एक सीनियर पोजीशन पे एक ऑफिसर थे, यानी कि कोई आर्मी के नहीं थे, तो उनको मैं पूछ रहा था, मैंने कहा कि आप जनरल रहील और जनरल क्यानी जो है इनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्योंकि वो उनका दोनों के साथ काम करने का तजर्बा हो गया था सिविलियन साइड से। तो उन्होंने कहा जी कि मैं अगर आपको कहूँ कि जनरल रहील की जनरल क्यानी की निस्बत जनरल रहील को डील करना हमारे लिए आसान है। मैंने कहा जी वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि जनरल क्यानी जो है ना वो बड़े डीप आदमी थे, उनको उनके चेहरे से हम नहीं समझ पाते थे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। जो जनरल रहील है ना वो उनके जो भी अंदर चल रहा होता है उनके चेहरे पर आ जाता है, तो लिहाजा हम उनको आसानी से डील कर लेते हैं इन अ सेंस कि इवन के अगर आपको, मतलब उनका ये था कि अगर उनकी बात हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन हम जो है अपने आप को एक उस तरह से एक अलर्ट कर लेते थे कि वो जनरल साहब जो हैं वो ये सोच रहे हैं। तो अब यह है कि जो सोहेल साहब ने बात की, सोहेल वड़ैच साहब ने अपने कॉलम में उन्होंने कि भाई ये कोई जो जनरल आसम है कोई जर्नलिस्टों को इतना नहीं मिलते, ये बात दुरुस्त है। और मेरा ख्याल है कि जनरल आसम जो है उन्होंने कोई जनरल बाजवा से ये एक बात सीखी है कि जनरल बाजवा ने असल में जर्नलिस्टों को बहुत ज़्यादा एक एक्सेस दे दी थी। और तो और मेरे जैसे जो लोग हैं यानी कि उनको भी उन्होंने बुला के मिले। और मैं अपने मेरे जैसे का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कभी कोई इतनी कोई तगोदो भी नहीं की, और मैं उस लिस्ट में भी नहीं आता कि जो आमतौर पे बनी होती है वो रवायती एक एंकर्स की लिस्ट होती है जी कि चलो जी इन्होंने बुला लो। तो मैं कोई उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता था। जनरल साहब जो है यानी कि जनरल बाजवा पता नहीं मैंने जट समझ के बुला लिया, ना कोई इस तरह का मामला होगा। लेकिन ये है कि एक जो मेरे ख्याल जनरल बाजवा के साथ हाथ हुआ वो ये भी था कि बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने ऑफ दी रिकॉर्ड बातें बयान की, तो कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बाद में आके वो चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड ले आए और इस अंदाज में लेकर आया जी कि ये उन्होंने ऑफ दी रिकॉर्ड बताया था। ये एक इंतहाई अनप्रोफेशनल हरकत है।
या तो जो बात मेरे तक जिसके ज़रिए पहुंचती है वो उसकी अमानत है, अनलेस के वो बंदा मुझे इजाज़त दे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे एट्रीब्यूट कर सकते हैं, या मुझे एट्रीब्यूट किए बगैर आप चला सकते हैं, ये उस सूरत में हम चला सकते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो अपने अपने अंदाज में कुछ जहाद कर रहे थे, जिसमें एक बड़ा अनप्रोफेशनल स्टाइल भी था। तो गालिबन शायद उनकी नज़र में जो जनरल बाजवा का एक्सपीरियंस है, और कोई इसको जो जर्नलिस्ट है उन्होंने शायद कोई इतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं किया कि उन्होंने जो एक्सेस दी, तो मे बी ये भी उसी रास्ते पे हों। लेकिन एनीवे ये उनका डिसीजन है। और मैं वैसे ज़ाती तौर पे मुझे को बंदा बुलाए या ना बुलाए, और अगर उनमें से कोई वीलाग सुन रहा है जिसने मुझे नहीं बुलाया, तो वो ये बात याद रखे कि मैं किसी के साथ इस बुनियाद पर अनाद नहीं रखता कि मुझे उसने नहीं बुलाया तो यदि ऐसी थी तैसी। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। और वैसे भी असल चीज़ है, मेरी नज़र में तो असल चीज़ है इन्फॉर्मेशन। मैं लोगों से मिलता हूँ एक पर्सपेक्टिव समझने के लिए कि ये बंदा जिस जगह पर बैठा हुआ है या जिस पोजीशन पर बैठा हुआ है उधर से दुनिया कैसी नज़र आती है, ताकि हम जो ये दरमियान में गैप आ रहा है, ये जो डिस्कनेक्ट है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और उनको बताएं कि आपको जो चीज़ नज़र आ रही है इसमें प्रॉब्लम किस जगह पर है। तो हम वापस आते हैं यानी कि अपनी गुफ्तगू की तरफ, उस जो कि जनरल आसम की है। थोड़ा सा हो सकता है कि आज वीलाग लंबा हो जाए, आप जो है ना बड़े जल्दी में होते हैं, लेकिन जो है ना ये बड़ी बड़ी बातें, ये पता नहीं, मैंने भी जो बातें सुनी हुई हैं लोगों के साथ घंटों नशिस्तें करके सुनी हुई हैं, तो जिनको अभी मैंने को मिनटों में मैं बयान करना है, तो अगर कोई 10 मिनट से ज़्यादा भी टाइम हो जाए तो ज़रा आराम ना बैठना कोई मसला नहीं है। तो हम अच्छा, मैं पहले तो बताता हूँ कि जो उन्होंने सोहेल वड़ैच साहब ने लिखा है, और जो बातें अगर मैंने सुनी हैं तो उनकी बातें क्या मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ या डिसएग्री, और फिर उसके अलावा जो मैंने खुद सुना है या लोगों से, वो मैं बयान आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने लिखा है कि वो ज़ाती तशहीर से ग्रेज़ा हैं, यानी कि जो जनरल आसम मुनीर हैं वो इतनी को पर्सनल प्रोजेक्शन पब्लिसिटी को इतना पसंद नहीं करते। अच्छा, ये चीज़ को मैंने इस अंदाज में फ़ील किया है कि जब से वो आए हैं, बल्कि जब उनकी अपॉइंटमेंट भी हुई, तो आमतौर पे ये होता है कि आर्मी चीफ़ की जो तस्वीर है वो अखबारात में फ्रंट पेज पर आती है, वो टीवी पर बार बार फ्लैश हो रही होती है। इनके टाइम पर ऐसा नहीं हुआ, और ये नहीं है कि मीडिया ने को अपने लेवल पर तय कर लिया था कि इन्हों की तस्वीर नहीं चलानी, ऐसी भी बात नहीं है। मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मीडिया में उनकी ख़बरों को ट्रीटमेंट मिली है या उनकी तस्वीर बैक पेज पर गई हैं या नहीं लगती रही, उसमें मुझे लगता है कि इसमें जो एक तो कोई ISPR वाले जो हैं उन्होंने भी या तो इनको तस्वीर भेजते नहीं हैं, कोई इस तरह का मसला है जिससे ये बात को इस जो तासर को तकवीत मिलती है कि वो जो है ना पर्सनल पब्लिसिटी को पसंद नहीं करते। दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी लिखा है जी कि रिश्तेदारों को फ्री हैंड नहीं दिया हुआ। ये बात भी यानी कि मेरे नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है कि उन्होंने को फ्री हैंड दिया हुआ है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक जो रावलपिंडी में कोई एक अहम इंतज़ामी ओहदे पे कोई एक अफसर थे, तो एक दिन मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक दफ़ा जो जनरल आसम है इनके बड़े भाई से बात हुई है। अच्छा, मैं बड़ा क्यूरियस था कि क्या बात हुई है, कि उन्होंने कोई कहा होगा कि वो फ़लाँ बंदे दा कम कर दो, फ़लाँ के नाम पे जो है वो कब्ज़ा हुआ है तो वो छुड़ाना है या ये वो। तो उसने कहा जी कि नहीं, मेरे से ना कोई इस अंदाज में बात हुई थी कि हमारा कोई कॉमन फ्रेंड था, तो उसने कहा कि मैं उनसे बात कराता हूँ, इनके बड़े भाई, उनका नाम कासम, उसकी असल में उसका जिक्र हो रहा था। तो उसने कहा कि मेरी वो सिर्फ बात हुई है, यानी कि मेरे से कभी उन्होंने रब्ता नहीं किया, यानी कि मैं इस लिहाज से जानता नहीं हूँ। और बल्कि एक और हैं, इनके चीफ साहब के एक मामू हैं, और उनके हवाले से मैं आजकल मैं सुनता हूँ जी कि फ़लाँ बंदा जो है वो उनको मिलकर आ रहा है, तो फ़लाँ भी मिलकर आ रहा है। तो मैं एक और किसी अफसर से मैंने कहा कि अगर इस तरह का मेल मिलाप शुरू है तो उधर कोई उसके आर्डर तो आते होंगे, तो मैं उसी अफसर से पूछ रहा था। तो उसने कहा जी कि मैंने भी सुना है कि इनके कोई मामू इधर हैं, मेरा उनसे कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं पड़ा। तो बल्कि एक और शख्स से जो उनसे मिल के आए, तो मैं उनको पूछ रहा था, मैंने कहा कि इनके मामू का क्या नाम है, तो वो ना सोच में पड़ गए, वो कहते हैं मेरे ख्याल को बुहारी साहब हैं, फिर नाहर में कहते हैं कि हम तो उनको मामू ही कहते हैं। यानी कि ये भी एक है कि जिनके चूँकि चीफ साहब के मामू हैं तो हमारे भी मामू हैं, यानी कि उनका ये मतलब था कि हम इस तरह यानी कि उनको ज़्यादा जानते नहीं हैं। एक सोहेल वड़ैच साहब ने लिखा है कि वो पुराने और ज़ाती दोस्तों की महफिल को पसंद करते हैं। ये बात भी दुरुस्त है, जिसका आगे जाके मेरे पास जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसमें भी मैं उसका जिक्र करूँगा
कि उनकी कोई मैंने नहीं सुना कि कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका दोस्तों का हल्का है, लेकिन ये है कि मैंने एक बात वैसे जिन लोगों से भी सुनी है, जिस पे यानी कि मैं अब समझें कि जैसे कोई 3-4 उनके मिलने वाले हों, तो मैं अलग अलग उनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि आपका यानी कि हाउ डू यू फाइंड हिम, यानी कि किस तरह के शख्स हैं, कोई इस तरह का। जो एक दो चीज़ें सब बात करते हैं ना, वो कहते हैं जी कि वो ना इज़्ज़त बहुत देते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। और दूसरी बात वो ये करते हैं, वो कहते हैं जी कि एहसान याद रखते हैं। एहसान के हवाले से काश मैं आपको एक बात बता सकता, यानी कि मैंने एक बात उनकी सुनी कि, और एहसान भी ऐसा कि ये नहीं कि कोई अपने से बड़ा बंदा कोई किसी ने एहसान किया है, यानी कि उनसे रुतबे में कम था, तो उन्हें लगा कि उस शख्स ने मेरे पर एहसान किया है, तो जिस अंदाज में ये उसका शुक्रिया अदा इन्होंने किया, यानी कि मैं वो तफसील में नहीं जा सकता। यानी कि उस बंदे ने मुझे बताया, उसने कहा कि इस तरह से कोई डिटेल्स इस तरह बात ना करना, तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन वो इंतहाई एक मुतासर कुन था। तो ये जो बात सुहेल साहब कर रहे हैं ना कि वो ज़ाती दोस्तों की महफ़िल को पसंद करते हैं, पुराने दोस्तों के साथ उनके ताल्लुक़ ज़्यादा रखते हैं, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, एक और चीज़ जो उन्होंने उनके बारे में लिखी है कि जी जनरल आसम को किसी ने मार्शल लॉ का मशवरा दिया, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। अच्छा, ये बात मुझे कोई इतनी वैसे मुतासर को नहीं लगती। मार्शल लॉ लगाना आज इतना आसान भी नहीं है, इतने हालात ख़राब हुए हैं। मार्शल लॉ के अगर लगाना भी हो तो उसमें ये होता है कि आर्मी भी उस टाइम बड़े एक अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर हो, और लोगों को लग रहा हो कि इस टाइम जो एक सियासी गड़मस बचा हुआ है, या जो एक क्राइसिस है, ये पॉलिटिशियन के हल नहीं है, हम जो है नहीं कि हमें कोई एक जो है ना एक जर्नैल की ज़रूरत है, तो वो अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरा, 18वीं तरमीम के बाद जिन जजेज़ ने मार्शल लॉ को वैलिडेट करना है, उन पर भी आर्टिकल 6 लगेगा, और वैसे भी जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी फ़ैसला आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने कोई प्लान किया है या उन्होंने प्लान नहीं किया, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि ये बात मुझे नहीं लगता कि कोई सूरत हाल कोई ऐसी है। बल्कि उसमें कोई कॉलम में एक ज़िक्र ये भी है कि जी जो जनरल रहील शरीफ है, उन्होंने एक दफ़ा मार्शल लॉ लगाने का प्लान कर लिया था। और अच्छा, ये बात मैंने पहले भी सुनी है, और उस कॉलम में ही जिक्र है जी कि वो जो 111 ब्रिगेड है वो उस टाइम रेडी थी। तो सुहेल साहब जो हैं उनका तो उन्होंने जिक्र किया हुआ है जी कि मुझे कोई 2-3 मुख्तलिफ लोगों ने इस चीज़ की तस्दीक की। लेकिन ये बात किसी ने कोई एक टाइम पे जनरल बाजवा से पूछी थी, तो जनरल बाजवा ने कहा कि उस टाइम 111 ब्रिगेड का इंचार्ज तो मैं था, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो लिहाजा बाज़ का इस तरह की इन्फॉर्मेशन इधर उधर ट्रेवल कर रही होती है। मेरा ओवरऑल इस गुफ्तगू, इसका जो एक पॉइंट है जो मैं इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मार्शल लॉ लगाना इतना आसान काम नहीं रहा। ये हाइब्रिड का जो कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिड रजीम का, ये भी असल में इसलिए आया है कि ये नहीं है कि अब कोई मार्शल लॉ की तरफ सूरत हाल है, यानी कि ओवरऑल चीज़ें मिक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ग्रे एरिया ज़्यादा हो गया है, जो ब्लैक एंड वाइट है ना वो कम होता जा रहा है। अच्छा, एक उन्होंने लिखा है जी कि जनरल आसम जो है ना वो एक डॉजी कैरेक्टर नहीं है, यानी कि जो उन लोगों ने जिनसे उन्होंने सुना है कि वो एक डॉजी किस्म की पर्सनैलिटी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि जो है ना वो अपने दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से बड़े ट्रांसपेरेंट, आप समझ लें कि जिनके साथ उनकी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, और जिनके साथ उनके मामलात ख़राब हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। यानी कि एक जैसे होता है ना कि एक क्लैरिटी उनकी इस लिहाज से उनकी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बातें हैं जो कि सुहेल वड़ैच साहब ने की हैं, और जिसकी मैंने को ख़ुद वजाहत भी कुछ एक दो वाक़यात के हवाले से मैंने की है। जिस तरह मैंने कहा कि इज़्ज़त का यानी कि लोग बड़ा जिक्र करते हैं जी कि वो बहुत इज़्ज़त देते हैं, और ये मैंने काफ़ी लोगों से सुन चुका हूँ, और बड़े अहम ओहदों पर लोगों से सुन चुका हूँ। अल्टीमेटली आपको पता ही है कि हम जिस कल्चर में रहते हैं और जिस तरह के माहौल में है, या जिसमें फ़ौज का रोल है, जिसमें आर्मी चीफ़ जो है वो एक तरह का यानी कि एक एब्सोल्यूट पावर उसके पास होती है, तो उसके बाद कोई ओहदा उससे बड़ा नहीं हो जाता। नहीं, मैं एक रियलिटी बयान कर रहा हूँ इस मुल्क की। तो उसके बावजूद अगर कोई इस ओहदे पे फायज शख्स अगर दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, तो वो जिसको रिस्पेक्ट मिल रही होती है वो इस चीज़ को फील भी बहुत ज़्यादा करता है। बल्कि बाज़ औक़ात जो कैबिनेट के कई लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो कैबिनेट वाले जो है ना वो भी यानी कि आर्मी चीफ़ का जिक्र करते हुए ना जज्बाती इस अंदाज में हो जाते हैं कि उनके ना जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और
आगे सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह बयान करते हैं कि चीफ़ ने ये कहा, चीफ़ ने वो कहा। मुझे एक कोई वज़ीर हैं, वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हमारी जब पहली उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि भाई यू आर द बेस्ट अमंग द बेस्ट, कि भाई हमने, अगर आप जो है कैबिनेट में आए हैं तो इसका मतलब है कि हमने बेस्ट ब्रेन इधर लेकर आए हैं, जो बेस्ट अवेलेबल लाट है। तो आप अब जो है ना, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट कर सकते हैं वो करें। और ये है कि आम तौर पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ौज की तरफ से आते हैं, ठीक है, फ़ौज की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी अगर किसी जगह से प्रॉब्लम आएगा तो वो भी हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन जो आप इस मुल्क के लिए कर सकते हैं वो करें। तो वो, यानी कि वो जब वज़ीर साहब जो है ना वो बता रहे थे तो लग रहा था कि जैसे यानी कि ना बहुत जज्बाती हो गए हैं। यानी कि वो इस चीज़ पे खुश भी थे ना बेसिकली, कि भाई एक हमें फ्री हैंड दिया गया था उन्होंने, जो जनरल साहब हैं। बाकी ये है कि मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा इनके एक कोई करीबी दोस्त थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि एक पामिस्ट हैं, तो उन्होंने इनका हाथ देखा था आर्मी चीफ का, तो उस टाइम उसने बताया था कि ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा यानी कि अपने शोबे की पीक पर जाएगा। अच्छा, मुझे उन्होंने पामिस्ट का नहीं बताया। मैं फाइनली नाजरीन, मैं वो पमिस तक पहुंचने में कामयाब हो गया इंसिडेंटली, जैसे होता है ना इत्तेफाक से। ये नहीं है कि मैं हर पमिस से कुछ आके अलग अलग पता कर रहा था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इत्तेफाक से मैं, यानी कि किसी तरह मुझे पता चल गया कि वो फ़लाँ वाले पमिस थे। मेरी उनसे बात भी हुई इस मामले। तो मैंने उनको कहा कि आपने जब उनका हाथ देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने जनरल फैज़ का भी हाथ देखा था। तो अब ना एक कोई पॉमिस्ट्री की टर्म में एक टर्मिनोलॉजी है, एक कोई साइंस हैं, उनको कहते हैं, यानी कि वो जो है ना वो कहते हैं कि फ़लाँ के हाथ पे ना राजा योग है। कोई उसको राज योगा कहता है, कोई राजा योगा कहता है, कोई इस तरह का। यानी कि कोई, मैंने जब सुना था पहली दफ़ा तो राजा योग सुना था। तो वो जो है, यानी कि राजा योग जो है ना, वो इस चीज़ की अलामत है कि ये बंदा बड़ा एक जो है ना मर्तबा पाएगा, माली लिहाज से भी। जो माली लिहाज से हो, यानी कि अगर बिज़नेस में है तो उधर का जो है वो लीडर होगा, अगर वो सर्विसेज में है तो उसका लीडर होगा, यानी जो भी इस तरह से। तो उसने कहा कि मैंने जब पहले जनरल फैज़ का हाथ देखा था तो मैं समझा कि ये बंदा जो है ना आर्मी चीफ बनेगा, और शायद कहा भी। और जनरल फैज़ जो है, यानी कि वो एक बड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत भी थी। वो कहते हैं कि जब मैंने इनको मिला हूँ ना, जनरल आसम को, तो मैं नहीं जानता था, यानी कि मुझे किसी ने कहा कि इनका हाथ देखें। तो जनरल आसम जो है, यानी कि वो इस तरह से उतना ज़्यादा कोई तस्वीरों में या टीवी पे मीडिया में नज़र नहीं आ रहे थे। ये तो मैं पहले की बात कर रहा हूँ ना, कि जब वो एक गुमनामी की ज़िंदगी में थे। तो वो कहता है कि मैंने जब इनका हाथ देखा ना, तो इनके हाथ पे दो राजा योग थे। यानी कि जनरल फैज़ के हाथ पे एक था, इनके हाथ पे दो राजा योग थे। तो मुझे लगा कि यार ये बंदा, यानी कि एक अगर यानी कि कंपैरिजन ही हो कि अगर एक के हाथ पे एक होगा तो दूसरे के दो होंगे, तो इसका मतलब है कि ये उससे भी आगे जाएगा। तो उसने कहा जी कि मुझे नहीं पता था कि ये कौन बंदा है, मैंने तो ये कहा था कि ये बंदा अपने शोबे की पीक पर जाएगा। तो वो खैर, यानी कि बाद में वो आर्मी चीफ भी बन गए। वो इत्तेफाक की बात है कि जो बताने वाला बंदा है, जिसने मुझे बताया था कि एक पमिस ने हाथ देखा था, पमिस ने मुझे ये भी बताया कि मैंने इस बंदे का भी हाथ देखा था जो रावी है, और वो भी एक अहम ओहदे पर फायज है। यानी कि वो उस बंदे ने उस टाइम अपना जिक्र नहीं किया था। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो 9 मई से पहले की बात है, कोई मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया कि जो एक लीडरशिप पोजीशन पे लोग होते हैं, ये मेरा एक बड़ा, ये मेरे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस सेंस में है कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, कि ये इनका डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ओवरऑल इनके व्यूज़ क्या हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी एक फ़ैसला साजी पर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो कोई किसी बंदे से बात हो रही थी, वो इनके करीबी दोस्त थे, तो उसने बोला जी कि, उसने कहा जी कि ये दो बंदे जो है ना ये बड़े लकी भी हैं, और ये दो बंदे जो है ना ये बड़े दलेर भी हैं। मैंने इनको एक जैसा दलेर भी पाया और एक जैसा लकी भी पाया। और मेरा अब ये है कि वक्त इनको आपस में एक दूसरे के सामने ले आया है, और मेरी ख्वाहिश है कि यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी में इनका टाकरा भी देखूं, कि मैं देखता हूं कि उसमें से कौन जो है ना प्रिवेल करता है। और नाजरीन, एक तो हमारे जनरल आसम मुनीर थे, दूसरे कौन थे? आपके ज़हन में जनरल फैज़ आ रहे होंगे? नहीं,
दूसरे जो है इमरान खान, यानी वो बेसिकली इन दो पर्सनैलिटी का जिक्र कर रहा था कि इमरान खान और जनरल आसम जो हैं वो बड़े लकी भी हैं और बड़े दलेर भी हैं, तो अगर ये जो इनका आपस में टाकरा होगा तो कैसा होगा। अच्छा, इमरान खान जो है ना, इमरान खान के साथ जनरल आसम मुनीर का एक बड़ा वो ताल्लुक, एक तो वो ताल्लुक है जो आजकल आपको नज़र आ रहा है, आजकल नज़र आ रहा है, एक वो ताल्लुक है जिसका आपको नहीं पता, और वो जनाब अली वो ताल्लुक ये है कि किसी टाइम पे जनरल आसम जो हैं वो मैं क्या आपको बताऊं कि वो बहुत ज़्यादा इमरान खान के एक डाई हार्ड सपोर्टर आप कह लें, ठीक है। यानी कि आजकल तो मुख्तलिफ लोगों ने वर्ड रखे हुए हैं ना जो पीटीआई के सपोर्टर होते हैं, मैं यानी कि उसके लिए आप कह रहा हूँ कि डाई हार्ड सपोर्टर थे, इमरान खान के डाई हार्ड सपोर्टर थे, यानी कि जो एक डाई हार्ड सपोर्टर के एक व्यूज़ हो सकते हैं अपने लीडर के बारे में, इस तरह के उनके ख्यालात थे। लेकिन फिर एक टाइम पर आया कि जब उन्हें इमरान खान के करीब से भी उनको करीब से देखने का इत्तेफाक हुआ, और फिर जो है वो टाइम जो एक आपने बात सुनी भी हुई है कि जब वो DGISI थे और उन्होंने कोई करप्शन के हवाले से कि भाई किस तरीके से कि कोई एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है उसने कोई हीरे का हार जो है वो उनके बनी गाला पहुँचा है, और इनका ये ख्याल था, इन्होंने इस जज्बे के तहत इमरान खान को बताया कि खान साहब मेरे इनके एक जो है हमारा आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा लीडर है, और किसी तरह को बंदा है इसको कम जो है ना इसको काना करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो उन्होंने इस जज्बे के साथ इमरान खान को बताया, ना कि एज ISA चीफ़ कि मैं एज ISA चीफ़ जो है कोई बताऊँ जी कि मुझे पता है कि आपके क्या वीक पॉइंट हैं, तो इन्होंने इस जज्बे के साथ बताया कि खान साहब को बताऊँ ताकि इनकी इंटेग्रिटी उसी तरह रहे, इन पर कोई हरफ ना आए, ठीक है, इनकी इज़्ज़त पर कोई हरफ ना आए। और ख़ान साहब ने बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन जब वो गए तो बाद में उन्होंने जनरल बाजवा को बुलाया, उन्होंने कहा कि इदी की जरूरत भाई ये मेरे घर में यानी कि मेरे घर के बारे में बातें करते हैं, इसको फ़र्क करो। और वो उनको बड़ा एक अनसेरिमोनियल तरीके से उस टाइम एज अ DGISI के उहदे से हटाया गया और आगे उनको कोर कमांडर गुजरांवाला बनाया गया। अब यह है कि आप ज़रा इसको चीज़ को इमेजिन करें कि आप इसको इस अंदाज में सोचें कि मैं यानी कि अगर आपको एक चीज़ बताऊं जो मेरे ख्याल में मैं पूरे खुलूस के साथ आपको बता रहा हूं और मुझे लगे कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर वो चीज़ बुरी भी हो तो या तो आप डायरेक्ट मेरे कह दें, आपको मैंने आपकी नीयत अपनी पूरी आप पर डिक्लेयर किया है कि मैं किस नीयत के साथ बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको बुरी लगी है तो आप कहें कि यार प्लीज़ आप आइंदा मेरे से बात नहीं करना। लेकिन अगर आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो और मैं घर से निकलूँ और को बाहर आप कहें जी नुजरा को बंदे को चुका दो, तो मैं उस शौक से नहीं निकलूँगा कि यार ये कैसी पर्सनैलिटी है कि जिसका कोई पता ही नहीं चलता, कोई इतना अनप्रिडिक्टेबल आदमी हो जाता है। लेकिन फिर ये है कि उसके बाद जो है ना जो जनरल आसम है उन्होंने भी फिर इमरान खान पर PhD की है। PhD इस सेंस में की है कि जैसे कोई जो हकीम सईद है उसने भी जो कोई स्पीचेस की हुई थी या कोई इंटरव्यूज़ दिए हुए थे वो भी सुने हैं, ठीक है, कि मैं ओवरऑल इस पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करूं कि यार ये क्या बंदा है या क्या जो भी हो सकता है, कि ओवरऑल जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने इनको अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरे लोगों से पूछता रहता हूँ। इवन इमरान खान जो है इनके करीब जो लोग हैं जो इनके साथ जिन्होंने काम किया मैं उनके साथ भी मिलता हूँ और मेरा वो भी एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, तो लिहाजा हम उनको डील तो कर रहे हैं ना, यानी कि अगर मैं उनको पसंद करूं या ना पसंद करूं इस चीज़ से हट के, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। नफ़रत जो है ना, अंधी नफ़रत ये नहीं होनी चाहिए, और अगर आप भी समझने पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जिनसे आप नफ़रत करते हैं शायद वो इतने काबिल नफ़रत ना हो, लेकिन ये बाज़ का ऐसा भी पता चलता है कि आप समझते हैं तो आपको पता चलता है कि ये फ़लाँ बंदा जो बड़ा डेंजरस हो गया है। एनीवे, तो खैर एक तो उनके हवाले से ये चीज़ थी। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरी एक जो एक शख्स से बात हो रही थी जो इनको जो कोर कमांडर थे गुजरांवाला, तो तब भी इनके पास आते जाते रहते थे, तो उनको मैं पूछ रहा था तो वो कह रहे थे जी कि मैंने कहा कि इनकी क्या कहते हैं शौक़ क्या हैं। वो कहते हैं जी कि इनके शौक़ ये हैं कि ये ना एक्सरसाइज, ही लव्स एक्सरसाइज, तो कहते हैं 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज करते रहते हैं। मैंने कहा 3-3 4-4 घंटे? कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा कि अभी भी? कहते नहीं अभी नहीं कि मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब अब तो है यानी कि वो बहुत ज़्यादा उनकी पोजीशन जो है उसमें वो बड़े ऑक्यूपाइड हो गए हैं,
तो लेकिन उस टाइम पे उनकी ये कंडीशन थी। और उसमें कहते हैं जी एक एक्सरसाइज बड़ी करते हैं। और वैसे बाय द वे आजकल जो उनकी एक्सरसाइज के शेड्यूल का मुझे कोई बता रहा था कि जी वो एक तो ये है कि चीफ साहब की जो मीटिंग्स हैं वो रात देर गए तक उनकी चलती रहती हैं। और कई ऐसे भी बंदे हैं कि जो जो इस चीज़ का इसरार भी करते हैं जी कि साढ़े को इस टाइम तक जागया नहीं जाता, यानी कि। और वो एक बंदा मुझे बता रहा था कि उसने कहा जी रात को तकरीबन कोई 2:30 बजे तो वो फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर क्या, यानी कि वो एक्सरसाइज का टाइम 2:30 बजे मिलता है। सुबह क्यों नहीं मिलता? सुबह इसलिए नहीं मिलता कि वो फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं और फिर 9:30 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, अगर 9:30 बजे उठ जाएँ तो उस टाइम तक वैसे ही मीटिंग जो है 10 बजे आगे शुरू हो रही होती हैं, तो मे बी मैक्सिमम जो है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी। तो सुबह के टाइम तो है टाइम नहीं होता, तो सारा दिन जो है वो फिर इसी काम में, एक से दूसरे में, अपने फ़ौजी कामों से सिविलियन में, यानी कि और जो हर काम कोई जो चल रहे होते हैं, तो रात को वो लेट नाइट जाके वो एक्सरसाइज करते हैं। कोई ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं चीफ साहब। तो एक ये, और फिर ये है जी कि खुराक के मामले में कह रहे थे जी, एक जो उनके दोस्त हैं जी कि बड़े एक सादा खुराक पसंद करते हैं, या कोई बड़ी याशीदा मूड होवे तो सी फूड पसंद करते हैं। और जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ का मुझे पता चला, वो ये पता चला कि एक कोई खुराक का आपका चार्ट बनता है आपके ब्लड ग्रुप के हवाले से, कि अगर किसी का बी पॉजिटिव है तो उस लिहाज से वो एक आपकी एक जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिहाज से आपका फूड चार्ट होता है। तो जो चीफ साहब हैं, यानी कि उनको जो उनके ब्लड ग्रुप के हवाले से जो फूड है वो उसको ज़्यादा, यानी कि वो खाते हैं। और फिर ये है कि मजहबी तो हैं बहुत ज़्यादा, ये तो आपके नॉलेज में है, यानी कि आप लोगों ने और मैंने तो कोई 4 आयतें याद की होंगी, और चीफ साहब ने तो पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। कोई किसी टाइम पे तरावियाँ भी पढ़ाते थे जो रमज़ान के महीने में। अभी चीफ़ बनने के बाद मुझे नहीं आइडिया कि वो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। और जिस मदरसे से वो उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, आज भी अगर कोई जिस तरह होता है ना, कोई मुश्किल टाइम आते हैं कि दरमियान में क्राइसिस होता है, तो वो ना उधर जो मदरसे के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे उनको फ़ोन करके कहेंगे कि मुझे फ़लाँ मसला बना हुआ है, आप मेरे लिए दुआ कराएं। ठीक है, तो दुआ जो है ना वो रेगुलर उधर से कराते हैं। ये तो हो सकता है और भी किसी से करवाते होंगे। जो मिडल ईस्ट है उसके हवाले से वो बड़ी एक अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझते हैं कि मिडल ईस्ट को, जिस तरह खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना मेरे से ज़्यादा मगरब को कोई नहीं जानता, तो चीफ साहब जो है ना, यानी कि वो उनका जो एक फोटे है वो मिडल ईस्ट है। उसकी एक वजह यह है कि उन्होंने सऊदी अरब में सर्व किया हुआ है। दूसरी वजह यह है कि उन्हें अरबी ज़ुबान पर अबूर हासिल है। और ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि अगर मैं कोई किसी की ज़ुबान समझता हूँ तो वो लोग मेरे साथ ज़्यादा एक कंफर्टेबल फील करते हैं। बल्कि ये है कि जब इनको चीफ़ बनाया गया तो उस टाइम जो एक इन ये भी जनरल बाजवा के करीब थे, लेकिन दूसरे और भी कई लोग थे जिनमें जनरल साहिर भी थे। तो एक ये भी एक प्रायोरिटीज़ में ये भी आ रही थी बात थी कि हो सकता है कि जनरल साहिर जो हैं वो चीफ़ बन जाएँ। तो कोई एक इनके कोई दोस्त थे तो वो फिर गए, उन्होंने कोई जनरल बाजवा से बात की। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि हमारे जो ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो किसके साथ चल रहे होते हैं, या हमें जो एक मिडल ईस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिहाज से सबसे हमारा बेहतर आदमी कौन है। तो और को 3-4 इनकी क्वालिफ़िकेशन बताई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल है कि इस तरह के बंदे को कोशिश करनी चाहिए। तो इनकी ये है कि अल्टीमेटली तो खैर जब कोई आर्मी चीफ़ बनता है ना, तो वो एक वाहिद टाइम होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर से पावरफुल कोई नहीं होता, क्योंकि इवन जो भी मौजूदा उस टाइम चीफ़ होता है वो मशवरा ज़रूर दे सकता है, लेकिन जो फ़ाइनल फ़ैसला वो तो प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है, और जो जाने वाला चीफ़ है वो कर भी क्या सकता है। तो लिहाजा ये है कि अगर कोई आगे को मशवरा भी देना है तो इसी तरह का, जिसमें यानी कि जनरल आसम के हवाले से भी कोई पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, यानी कि वो कोई नेगेटिव ना जाए, यानी कि उनका मतलब बेसिकली ये था। तो ये जो है ओवरऑल उनके हवाले से कि जो एक और जो चीज़ मैंने नोट की है, यानी कि जो मैंने सुनी है, सुनी क्या है, यानी कि बाज़ ऐसा भी होता है कि मेरे से वैसे कोई बंदा बात करे, मैं एनालिसिस से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन बताएं, एनालिसिस मैं ख़ुद कर लूँगा, क्योंकि तज्ज़िया हर एक आदमी का अपना अपना होता है। जिस तरह मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि जो है ना राय हमारी अपनी होती है, हक़ाइक़ हमारे नहीं होते। तो लिहाजा हक़ाइक़ सुन के तो उसके मुताबिक हम अगर राय बनाएं
कोई अपना तजिया भी करें तो वो एक हकीकत के करीब होता है। तो लिहाजा मैं अगर किसी से बात करूं तो मैं उनको कहता हूं कि मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर करें, तजिया ख़ुद मैं कर लूँगा। तो एक जो चीज़ मैंने नोट की उस सारे अमल में वो ये है कि ये जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसम, इनमें ये इनका एक ना फीडबैक लिहाज से एक सिविलियन भी एक पैरेलल नेटवर्क है कि यानी कि जिसमें जो सिविलियन साइड से भी ये बहुत ज़्यादा एक जो राय ले रहे होते हैं यानी कि ताकि एक काउंटर बैलेंस करने के लिए या मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि जो सिविलियन हमारे अदारे हैं उनकी क्या राय है। और अभी भी ये जो निगरान गवर्नमेंट है उसके दौरान भी कई जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें इतनी जितनी एक हम हंगी ये सिविलियन और फौजी इदारों की थी पहले आमतौर पे नहीं होती। और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, तो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ तो उसमें कोई FIA भी इन्वॉल्व था, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व था, उसमें इंटेलिजेंस वाले भी इन्वॉल्व थे, और भी यानी कि पुलिस की ज़रूरत पड़ी है तो पुलिस इन्वॉल्व है, IB की ज़रूरत पड़ी है तो IB इन्वॉल्व है। यानी कि आम तौर पे हमारे ये जो इनके दरमियान कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है उसकी वजह से ऑपरेशन कामयाब नहीं होते। तो ये अभी ये सिस्टम जो है एक काफ़ी है। एक और चीज़ जो मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ गुफ्तगू से मैंने अखज़ की है वो ये है कि चीफ़ साहब जो हैं वो जो भी इनके दोस्त हैं हर एक को यही लगता है कि शायद वो उसके सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये नोट किया है कि जो उनका मसलन एक बात है जिस बंदे के बारे में ना ज़्यादातर वो उसी से बात कर रहे होंगे, जो दूसरे के बारे में है वो उसी से बात हो रही होगी, यानी कि एक नीड बेसिस उनका एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी एक सिस्टम होता है। शायद इस स्टेज पे हर एक से हर बात करना भी मुमकिन नहीं होता, ये भी एक चीज़ है। एक तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने कुछ लोग जो हैं को पॉलिटिकल लीडरशिप में, यानी कि मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि जिसमें उन्होंने उनसे ये भी कहा कि जब उनके साथ उनकी रब्ता शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि आपने जो बात करनी है मेरे से डायरेक्ट करनी है, आपको मेरे बारे में पता लगे तो आपने मुझे डायरेक्ट पूछनी है, यानी कि आपने किसी और को नहीं पूछनी। होता ये है कि जब हम दरमियान में मुख्तलिफ जो पैगाम सा एक जो आ जाते हैं तो वो अपना एक तजिया डाल रहे होते हैं, बाज़ का इंफॉर्मेशन और एनालिसिस मिक्स कर रहे होते हैं और उसमें कन्फ्यूजन भी होती है। और ये वैसे एक होता भी है कि मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, ये भी जो बात कर रहा हूँ, इवन आपने जब किसी और को बयान करना है तो ऐन मुमकिन है कि उसमें कोई ना कोई चीज़ें आगे पीछे हों। तो उसमें इस तरह का जो एक रिलेशनशिप है उसमें जो जिसका वो जिक्र कर रहे थे उसमें गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं जी कि फ़लाँ बात जो उन्होंने की थी उसका क्या मतलब था। तो लिहाजा यानी कि कोई लोगों के साथ उन्होंने एक अपना एक डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी कि जो रखते हैं वो इसलिए भी रखते हैं कि कोई एक जो इन्फॉर्मेशन है जो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए कि जो ये कहना चाह रहे हैं वही बात की आगे समझ भी लग रही हो। तो नाजरीन ये मुझे जो मैं आज तक मुझे उनके बारे में एक पता चल सका है वो चीज़ें मैंने आपको बयान की हैं। मैंने कोशिश की है कि जो है ना आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, एनालिसिस को थोड़ा बहुत मैंने भी किया है, इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ की है। अगर आपको इससे कुछ डिफरेंट लगता है तो ज़रूर करें। आखिर में इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुस्बत बात कर रहा हूँ या मनफी बात कर रहा हूँ, ये कोई चीज़ें नहीं होती। मैं आपको हक़ाइक़ जो मुझे पता चला मैंने आपको बयान किए हैं। बाकी ये है कि किस बात का क्या मतलब है वो मतलब आपने ख़ुद भी निकालना है। मैं तो अपने बारे में भी गारंटी नहीं देता, मैं कहता हूँ कि जो मैं अभी हूँ मैं हूँ। बाज़ औक़ात ये है कि हो सकता है कल मेरे ख़्यालात भी कुछ सोच में चेंज आती है, मैं कोई एक नए अंदाज से सोचना शुरू कर देता हूँ। और वैसे भी अपना माइंड ओपन ही रखना चाहिए। इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है। जो कहते हैं ना जी उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही बात करते रहे, वो बाज़ औक़ात इसमें एक इसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि उन्होंने कोई और किसी राय को अहमियत ही नहीं दी। ठीक है, तो लिहाजा ओवरऑल जो एक पर्सपेक्टिव है दूसरों का वो ज़रूर समझना चाहिए। इवन आप किसी को अपना मुखालिफ भी तस्वर करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड ज़रूर करने की कोशिश करें। वो अंडरस्टैंड करने से आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, उस बंदे के साथ डील करने के हवाले से आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और ये जो आपका होता है ना एक आपको एक ज़हनी अज़ियत में से भी गुजर रहे होते हैं उससे भी आप निकल जाते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।